चलिए, नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से एसएससी और रेलवे के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम एसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट यानी एसएससी सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया या एसएससी एमटीएस हो गया या कोई भी एग्जाम्स रहा हो, और आरआरबी एनटीपीसी, अगर रेलवे में बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम्स चल रहा है अभी आज 12 अगस्त और 12 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चंस हमने देखा है। जनरली इन सारे मतलब दोनों एग्जाम को कवर करते हुए हम एक जो है कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन किए हैं, जिसमें कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मतलब अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस देख के जाते हैं तो आपको ये रेलवे एनटीपीसी में भी काम आने वाला है, और आने वाला जो पेपर आपका ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से सीजीएल का पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी आपको एक काम देने वाला है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कहने का सेंस ये है कि कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर तो सिर्फ एसएससी की नाम ले रहे हैं, तो सिर्फ एसएससी के पढ़ाते होंगे या एसएससी के टीचर्स हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर सिर्फ रेलवे की नाम ले रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ रेलवे के पढ़ाते होंगे, ये रेलवे का ही मैथ इनको आता होगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ऐसा है कि चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, दोनों ही एग्जाम्स में, बैंकिंग को थोड़ा सा हम साइड कर दे तो दोनों ही एग्जाम्स में मैथ सेम ही पूछे जाते हैं। बैंकिंग में भी यही मैथ होता है, पर उसमें थोड़ा सा बैंकिंग में क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन से थोड़ा सा और अप्रॉक्सीमेशन वाला चैप्टर जो है थोड़ा अलग इंक्लूडेड है, थोड़ा सा सिलेबस अलग है। पर रेलवे हो या एसएससी, इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। मतलब इसमें भी एडवांस पूछा जाता है, दोनों ही एग्जाम में एडवांस से क्वेश्चन आते हैं। अभी जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें एडवांस से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन अर्थमेटिक से आ रहा है। तो आप लोगों को के लिए ज़्यादा फोकस अर्थमेटिक पर करना है। मैं दोनों ही टाइप का वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब जो अर्थमेटिक से पूछे गए हैं वो भी, और जो एडवांस से पूछा जा रहा है वो भी। मतलब हम कंप्लीट एसएससी और रेलवे के पीवाईक्यू सीरीज यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज लेकर के चल रहे हैं। तो ये दिमाग से निकाल देना है कि मतलब ये सिर्फ एसएससी के लिए है या रेलवे के लिए। चलिए, आज का जो हमारा सीरीज है, आज का जो हमारा क्वेश्चंस है, इसमें हम अलजेब्रा से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलते हैं इस क्वेश्चंस पर। एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा जो है सही से बन नहीं पाया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x का पावर 0.18 प्लस में 1 अपॉन एक्स का पावर 0.18, इसका वैल्यू 8 दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि x का पावर 0.54 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 0.54 का वैल्यू बताओ क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए होता क्या है, ये कुछ है नहीं। 18 के टेबल में 3 बार में 18 तिया 54, 18 तिया 54, मतलब ये है ये किस पैटर्न पर जा रहा है। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला याद करो। अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या है, एक्स का एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू दे दिया है। ऐसे समझ लेते हैं कि ए, और आपसे पूछ रहा है कि एक्स का क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। चूंकि इसका जस्ट 3 टाइम्स, इसका जस्ट 3 टाइम्स यानी 3 गुना 18 तिया 54, हम लोग को पता है, हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बनाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को जरा देखना ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बनाने के लिए क्या करते थे। हाँ, ए क्या है इसका फॉर्मूला, तो एक्स का क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यू इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यू और -3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। कई जगह ऐसा है कि टीचर्स इसी फॉर्मूला को, मैंने डिटेल कर दिया कि यहाँ से बना है, पर कई जगह टीचर्स डायरेक्ट बोल देते हैं कि देखो बेटा ऐसा है कि अगर इसका वैल्यू ए दिया है तो इसका वैल्यू पूछे तो लिख देना का ए का क्यू और -3a। तो यहाँ एक्चुअली एक फार्मूला जो बना है वो यहीं से बना है, कोई अलग नहीं है। बेसिक को पकड़िए और वहां से फार्मूला बना दो। ये अगर जो तुम्हारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा ना, वो चीज आपको ट्रिक कभी नहीं डेवलप कर सकता है। मतलब ये कि आपको पकड़ना बेसिक को है और बेसिक से ही कॉन्सेप्ट को बना देना है। आ रही बात समझ में? आइए समझते हैं। यहाँ पर क्या वैल्यू दिया था 8, तो 8 का क्यूब 512 माइनस 8 तरीके 24, 12 यहाँ से मैं 512 से पहले 12 माइनस कर, तो 500 और 12 माइनस कर दो तो यानी कि 488। तो आपका आंसर ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम डायरेक्ट हिट कर सकते हैं क्वेश्चंस के ऑप्शन को, ए इज द राइट आंसर। टफ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीजें कोई भी चीजें टफ नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, इतना रटने की कुछ जरूरत नहीं है। जिस बच्चे के ब्रेन में, दिमाग में मेरे दोस्त ये वाला चीज अगर होगा ना,
ये रट करके नहीं याद किया जा सकता, ये प्रैक्टिस का चीज है। जिसके दिमाग में ये होगा हिट कर देगा क्वेश्चन को देखते ही। कुछ नहीं करना है, 8 का क्यूब 512 में से 24 माइनस कर दो, 488 लगा के निकल जाएगा बच्चा। क्लियर बात है। चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे सामने। चलिए ठीक है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन सेकेंड, इधर सामने देखेंगे, है ना। कह रहा है कि एक त्रिकोण के यानी एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर है। 61 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के विपरीत शीर्षक से, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, सही से नहीं प्रिंट कर पाया है एक्चुअली, ट्रांसलेट नहीं कर पाया। यहाँ पर पढ़ो क्या देखो दिया है। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 61, यानी कि 61 साइड का जो लेंथ है उसको बेस मान लिया गया। ऐसे समझना ध्यान से, है ना। एक ट्रायंगल है ABC, है ना। मैं बस समझा रहा हूं, पेपर में ऐसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो देख करके हिट कर देना है। पर देखो समझो ध्यान से, पहले समझना जरूरी है। जो बेस है हमारा वो कितना है 61 सेंटीमीटर, इसे हम 60 सेंटीमीटर लेते हैं, इसे 11 सेंटीमीटर लेते हैं। कह रहा है कि जो बेस है 61 सेंटीमीटर, इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं इसके वर्टेक्स से, इस पर परपेंडिकुलर जो ये डाला गया है, बताओ इसका लेंथ क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द साइड हुज लेंथ इज 61 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा साइड जिसका लेंथ दिस है, इसके अपोजिट वर्टेक्स से इस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया इसका लेंथ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बनाते कैसे हैं समझिए ध्यान से। देखिए जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है ये बनेगा बेसिक से ही, पर क्या है कि इसी में कुछ कुछ लोग, जैसे कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट बिना बताए आपको बेसिक अप्लाई कर देंगे, पर आपको जानना जरूरी है। देखो यार बनता कैसे है, समझना ध्यान से। जब कभी, अब चूंकि इस तीनों साइड दिया है, किसी भी ट्रायंगल का 3 साइड दिया है, तो एरिया निकालने का सिर्फ एक फंडा पता होना चाहिए। मतलब एक ही फंडा है, क्या फंडा है, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके एरिया निकाल लो। और चूंकि इसका एरिया जो होगा, समझना ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस पता है, हाइट निकालना है, और हाफ तो कांस्टेंट। अब ये जो एरिया है ये कहाँ से आएगा, हीरोन्स फार्मूला से। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम है तो एरिया निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, टीचर डायरेक्ट हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देता है बिना बताए, है ना, और बच्चा को लगता है कि तो ट्रिक दे दिए टीचर, बहुत फाइन। मेरे दोस्त एक्चुअली क्या है कि आपको कंसेप्ट को समझने के लिए बेसिक को पकड़िए, वहां से कंसेप्ट बना लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। आइए समझते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। हीरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। ए आपका जो है ज्योमेट्री सेक्शन से क्वेश्चन है। किसी एक को, ए के सामने वालों को हमने ए ले लिया, बी के सामने वाले को बी ले लिया, सी के सामने वाले को सी ले लिया, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। अच्छा हम डायरेक्ट अगर इन तीनों, एस क्या है जरा ये भी समझना, देखो एस क्या है, तो एस तीनों साइड के सम का आधा, यानी सेमी, इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, एस फॉर सेमी पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, सबका सम कर दोगे ना, इन सबका तो 132 आता है, और 132 को डिवाइड कर दो 2 से, आ जाएगा 66, यानी एस का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 66 आ गया। अब देखिए इसका शॉर्टकट यहीं से बन जाएगा। कैसे बनेगा जरा देखना ध्यान से। इतना चीज एक जिससे पता होगा, अब किसे पता, जो बिगिनर बच्चे हैं, जो नए नए तैयारी में आए हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है। क्या है कि वो, उनको पहले बेसिक समझना नहीं है, पहले वो कहेंगे अरे डायरेक्ट हिट करो ट्रिक से, पहले बेसिक को मजबूत करो, इसके बाद ट्रिक पर जाओ ना, ऑटोमेटिक क्वेश्चन ट्रिकी बना दोगे खुद से। आइए समझते हैं इधर सामने क्या है। एस हम इतना अब नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या है, एस के जगह पर क्या लिखेंगे 66, 66 में से किसी एक को मान लो, 61 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 5, बी यानी 60 को माइनस कर दो 6, और 66 में से 11 माइनस कर दो 55। इसका रूट निकालना है मेरे दोस्त, रूट तभी पॉसिबल होता है, बेस किसे लोगे 61 को, हाइट किसे लोगे निकालना है।
इसका रूट तभी पॉसिबल है जो इसके अंदर के सारे नंबर पेयर में हो। जरा देखना यहाँ ध्यान से, 11 इंटू 5, 5 2 बार आ गया। यहाँ से जरा देखना, 11 इंटू 6, 6 एक बार 2 बार, 5 भी 2 बार, 11 भी 2 बार, बाहर निकलेगा सब एक एक बार आ जाएगा। मतलब ये हुआ 11 इंटू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू 61 इंटू एच। 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 61, यानी फाइनली जो आ जाएगा 11 छक 66 और 5 दूना का 10, यानी कि ऐसे समझना ध्यान से, 660 डिवाइडेड बाई 61 काट दोगे ना तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका काटने के बाद आता है 10.82 आ जाता है, यानी डी इज द राइट आंसर। अब आपके मन में लग रहा होगा यार इतना लंबा कैसे बनेगा। मेरे दोस्त बिल्कुल भी लंबा नहीं है। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको जब तक ये बेसिक नहीं बताया जा रहा है, डायरेक्ट उड़ा दिया जा रहा है तो गलत हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम तो आप निकल जाएंगे, लेकिन जब पेपर में जाओगे ना तो वहाँ पर आपके अगर मेंस लिख रहे हो खास करके तो सीजीएल का, तो वहाँ पर बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तब आप उस चीज़ को इमेजिनेशन कर सकते हो, वहाँ तक घुस सकते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि जो चीज़ें पढ़ाया जा रहा है क्लास में, कोई जरूरी नहीं कि डिट्टो वही चीज़ आ जाएगा। क्वेश्चंस का डेटा चेंज हो जाएगा, टाइप थोड़ा सा बदल जाएगा, परेशान हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना था, तीनों साइड को मिला के हीरोन्स फार्मूला से हमने एरिया निकाल लिया। एरिया इक्वल टू था एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिससे हमारा निकल गया 66 सेमी पेरीमीटर था, हमने निकाल दिया। एरिया जो हमारा आया वो ए आ गया था। यहाँ पर कितना आ गया, आपका 11 6 इंटू 5, यानी कि 66 6 35 330 आ रहा था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ये आज का सवाल नंबर 2। आज का सवाल नंबर 3 जो कि हमारा लास्ट सवाल होगा, डेली बेस पर हम 3 सवाल देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए अलजेब्रा से है ना। कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन है, 15x प्लस 8y माइनस 39 इज इक्वल टू 0 और 15x प्लस 8y प्लस 46 इज इक्वल टू 0 के बीच की दूरी। कहने का सेंस ये है, 2 स्ट्रेट लाइन है, हालांकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल लाइन है मेरे दोस्त, पैरेलल लाइन है। कैसे पता चलता है, सुनिए ध्यान से, आपको इसके लिए भी बेसिक पता होना चाहिए। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म का होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसा ही होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जरा देखना, इस अगर की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो है, पर इसमें हमें माइनस कहीं नहीं आता, पर इसमें माइनस, इसका मतलब अगर सिर्फ इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, 15x प्लस 39y, सॉरी 8y है ना, 15x प्लस 8y प्लस माइनस 39 इज इक्वल टू 0, ये लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 15x प्लस 8y प्लस 46 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखना इधर सामने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं, है ना। चलिए, एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, क्या कि दोनों में यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ भी 15, y का कोफिशिएंट 8, यानी 15x प्लस 8y यहाँ भी, 15x प्लस 8y यहाँ भी। जब कभी भी सुनना ध्यान से, ऐसे स्ट्रेट लाइन जिनका, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, जिनका x के कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो जाए, तो उस केस में सिर्फ अगर a बदलता है तो इसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलते हैं। पर कैसा, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। क्लियर बात है, सुनिए ध्यान से। अगर ऐसा होता है a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2, तो इस केस में इसका जो ग्राफ बनता है दोनों पैरेलल बनता है। इस क्वेश्चन में इतना की जरूरत नहीं थी, पर मैंने डिटेल इसलिए करा दिया कि आपको, ताकि कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होते जाए। सिर्फ एक क्वेश्चन हिट करके निकल जाए, उससे रिलेटेड सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के निकल जाना, वो भी सही नहीं है। उसको थोड़ा डेप्थ में समझिए, थ्योरी सेक्शन जरूरी है, समझना ध्यान से। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए माइंड में एक याद रखेंगे फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अगर कोई 2 स्ट्रेट लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0,
दूसरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, मतलब इनका कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं बदला, ये दोनों सेम सेम है एकदम, सिर्फ बदला क्या, सी और डी, सी और डी। तो इस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लेना है, रट लेना है ना। ये आप चाहें तो है ना नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इस पर, जरा देखना ध्यान से, डी क्या है, माइनस क्या है यहाँ पर, एक जरा देखना 46 क्या है 46 माइनस डी माइनस सी बोल रहा था, माइनस माइनस 39 लोगे तो माइनस और माइनस प्लस, यानी डायरेक्ट कर दो प्लस 39 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, प्लस कर दोगे तो 17 का स्क्वायर आ जाता है। इसे प्लस करेंगे 85 और नीचे में अंडर रूट 289, जिसका वैल्यू हो जाता है, इसे हम हटा करके लिख देते हैं 17। 289 का रूट होता है 17, 17 के टेबल में 5 बार में 17 × 5 = 85, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया। इसमें इंपॉर्टेंस क्या था, इस चीज को समझना ध्यान, इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, किस फॉर्म का है, एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उस केस में इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर क्या है डी माइनस सी, यानी दोनों के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखना है। इस तरीके से आपका आज का हमारा जो है 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया, 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। डेली बेस पर हम 3 या 4 क्वेश्चन ही लाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर और भी क्वेश्चन बढ़ा दीजिए या हमारे लिए एक बेनिफिशियल है, यानी हमारे लिए काम का चीज़ें हैं, तो आप क्या करना है कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, पेपर का टाइम आ रहा है ना। और ऐसे हम डेली बेस पर 3 या 4 क्वेश्चन तो लेकर आ ही रहे हैं। चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।